वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड फॉर जीएस पेपर 4। प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो हमने डिस्कस किया है सोक्रेटिक मेथड और अनएग्जामिन्ड लाइफ का जो कंसेप्ट है सोक्रेटिस का, उस पर बात की थी। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उसमें पूछा था कि क्या आप इसको पावर से कनेक्ट कर सकते हैं? क्या पावरफुल लोगों से क्वेश्चन करना जरूरी हो जाता है या अथॉरिटी से क्वेश्चन पूछना जरूरी क्यों हो जाता है? इन दो बातों का आंसर आप इसके बाद दे देंगे। तो सबसे पहले लॉर्ड एक्टन का डिक्टम पढ़ते हैं। ए फाउंडेशनल बिलीफ दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो ये कह रहे हैं कि पावर तो करप्ट कर सकता है, लेकिन या पावर करप्ट करता है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर अगर है मींस अनएग्जामिन्ड पावर है, उसमें करप्शन का होना एब्सोल्यूट है, श्योरिटी ऑफ करप्शन है। तो क्या पावर मिलने के बाद लोग करप्ट हो जाते हैं, या लोगों के अंदर जो लेटेंट करेक्टर होता है, जो छुपी हुई पर्सनालिटी होती है, बस पावर के बाद वो निखर के आती है? जैसे कोई अगर अच्छे व्यक्ति को पावर मिलती है तो वो पावर का एक अच्छा यूज करता है, जबकि एक खराब व्यक्ति को जब पावर दे दी जाती है तो वो उसका खराब यूज करता है। या फिर चाहे व्यक्ति अच्छा हो या खराब, पावर उसके सिर पर चढ़ जाती है और फिर वो भूल जाता है कि वो पहले कैसा था, उसका एक नया अवतार सामने आता है। तो इन सभी बातों पर हम आज डिस्कशन करेंगे और इसको रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझा जाएगा। जैसे आपने नाम सुना होगा मोहम्मद यूनिस साहब का, चीफ एडवाइजर रहे बांग्लादेश में और एक प्रकार से बांग्लादेश को इन्होंने लीड किया। इन्हें पावर मिलने से पहले ये एक नोबेल लॉरिएट की तरीके से देखे जाते थे, जो इकोनॉमिक सेक्टर में बहुत काम करते थे, रिसर्च करते थे। लेकिन जैसे ही इन्हें पावर मिली, इन्होंने सबसे पहले क्या किया? पॉलिटिकल रिवेंज लेना स्टार्ट किया, पॉलिटिकल वेंडेटा के साथ काम किया। मींस जैसे मोहम्मद यूनिस पहले थे, पावर मिलने के बाद जस्ट अपोजिट हो गए या बदल गए। तो कहीं ना कहीं पावर उनके सर पर भी चढ़ गई। ऐसा ही एग्जाम्पल आप देख सकते हैं नेपाल में हुए जेनजी प्रोटेस्ट के साथ। जैसे ही जेनजी लीडर्स को पावर मिल गई, पावर मिलने से पहले उनका कुछ और फॉर्म था, रूप था, लेकिन पावर मिलने के बाद उनका रूप चेंज हो गया। तो इससे समझ में आता है लॉर्ड एक्टन साहब सही कह रहे हैं, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। क्या इसका एंटीथेसिस है? क्या इस डिक्टम का क्रिटिकल एनालिसिस हो सकता है? देखते हैं। पावर करप्ट्स, दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट पोजीशन ऑफ अथॉरिटी कैन कॉज ए मोरल डिक्लाइन इन इंडिविजुअल। तो लोग गलत करने की कोशिश करते हैं जब उन्हें पावर मिल जाती है। नियरली ऑल मैन कैन विदस्टैंड एडवर्सिटी, बट इफ यू वांट टू टेस्ट अ मैन करेक्टर, गिव हिम पावर। तो लोग गरीबी में, मुश्किलों में शायद अपना करेक्टर चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जब पावर मिल जाती है तो सबसे पहले वो अपना करेक्टर चेंज कर देते हैं। इसीलिए अब्राहम लिंकन साहब कह रहे हैं, अगर आपको किसी को टेस्ट करना है, किसी के करेक्टर को टेस्ट करना है, तो उसे गरीबी या तकलीफें या चैलेंजेस मत दीजिए, उसको पावर दे दीजिए और आपको समझ में आ जाएगा वो मैन ऑफ करेक्टर है, एथिकल मैन है या नहीं है। इस बात को साइकोलॉजिकल एविडेंस से भी मैच किया जा सकता है, जो किया गया था स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के नाम से। फिलिप जिम्बार्डोस एक्सपेरिमेंट इनिशियली कन्विंस्ड मैनी दैट पावर गोज टू पीपल हैड, लीडिंग देम टू यू अब्यूज इट रिगार्डलेस ऑफ देयर प्रायर करेक्टर। तो पहले चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन पावर मिलने के बाद वो करप्ट ही हो जाता है। ऐसे ही कुछ व्यू है मिशेल फूको का। ये एक पोस्ट मॉडर्न थिंकर है, ये पावर को कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म के रिस्पेक्ट में नहीं देखते, ये पावर को अकेला जेंडर के पर्सपेक्टिव से नहीं देख रहे, ये मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव देख रहे हैं पावर का। ये पावर देख रहे हैं प्रिजन की अथॉरिटी में, ये पावर देख रहे हैं नॉलेज में। ये कैसे देखते हैं पावर को? ये कहते हैं जिसके पास डिग्री है उसी के पास पावर है। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास बस डिग्री है, आप ट्रस्ट कर लेते हैं डॉक्टर के ऊपर और डॉक्टर जो भी आपको बोल दे आप उसकी बात मान लेते हैं। तो इस इंटरेक्शन में, डॉक्टर के इस इंटरेक्शन में कौन पावरफुल हुआ? डॉक्टर। जैसे एक ड्रंकयार्ड पर्सन जब शराब पीना स्टार्ट करता है तो उसके घर वाले उसे मंदिर ले जाते हैं, भगवान के दरबार में ले जाते हैं, अगर सिख है तो गुरुद्वारे ले जाते हैं, अगर इस्लाम का फॉलोअर है तो पीर बाबा और बहुत सारी मजारों पे ले जाते हैं, लेकिन वो शराब पीना नहीं बंद करता। लेकिन जिस दिन वो डॉक्टर के पास जाता है
और डॉक्टर उन्हें बता देते हैं कि आपका लीवर, आपके किडनी खराब हो चुकी है, अब आपको शराब पीना बंद करना है। तो आप मान लीजिए उस दिन से वो ड्रंकार्ड शराब पीना बंद कर देता है। तो आपको क्या समझ में आया? पावर किसके पास है? पीर के पास, गॉड के पास, मंदिर में बैठे पुजारी के पास, या एक डॉक्टर के पास? और डॉक्टर के पास पावर क्यों है? क्योंकि डॉक्टर के पास डिग्री है, डॉक्टर के पास एजुकेशन है। इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं मिशेल फूको पावर को। वो नहीं देख रहे जिसके पास पैसा है बस उसी के पास पावर है। वो नहीं कह रहे जिसकी कास्ट अपर कास्ट है उसी के पास पावर है। वो नहीं कह रहे बस कैपिटलिस्ट के पास पावर है या कम्युनिस्ट के पास पावर है। वो उसको मल्टी डायमेंशनल व्यू, पोस्ट मॉडर्न व्यू के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो ये इनका व्यू रहा पावर का। लेकिन ये पावर के करप्ट फॉर्म के बारे में क्या कह रहे हैं देखते हैं। द डायनेमिक्स ऑफ पावर कैन इन्फ्लुएंस थिंकिंग एज पीपल क्लाइम द लैडर। तो ये लोगों की सोच बदल देता है पावर। जैसे जैसे वो पावर की लैडर में ऊपर जाते हैं, दे मे स्टॉप वरिंग अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ देयर एक्शन। तो जो एथिकल रीजनिंग वाली बात है, एथिकल रीजनिंग वाली सोचना, वो बंद कर देते हैं क्योंकि पावर ही मिल गई। अब क्या एथिक्स विथिक्स लगाई जाए? एंड बिलीव दे डिजर्व व्हाट एवर दे वांट। तो वो अपने आप को सुप्रीम पावरफुल मानने लगते हैं और वो कहते हैं एथिक्स इथिक्स तो सब किनारे कर दी जाए, अब तो हमें एक्सप्लॉइट करने दो। व्यूइंग रेजिस्टेंस एज एन इंसल्ट। तो ऐसे पावरफुल लीडर्स अगर रेजिस्टेंस को देखते हैं तो वो रेजिस्टेंस को कैसे देखते हैं? इंसल्ट की तरीके से नहीं मानते वो इनको लेजिटिमेट डिमांड्स और उसको क्रश करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी पॉइंट से समझ में आता है कि लॉर्ड एक्टन कुछ सही कह रहे थे। अब कुछ हिस्टोरिकल एग्जांपल देख रहे हैं। द रोमन एम्परर कैलिगुला बिगेन हिज रूल एज अ ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर। तो इन्होंने बहुत वादे किए कि मेरा रूल आएगा तो ये होगा वो होगा, और शुरुआत में कोशिश भी की कि कुछ लोगों को अच्छा दिया जाए, एबॉलिशिंग टैक्सेस एंड क्रिएटिंग न्यू जॉब्स। तो 1 या 2 साल ऐसा किया गया। However, within a year, he shifted into a period of debauchery and executions। और उसके बाद फिर वही जैसे एक ताकतवर सरकार काम करती है, लोगों को मारकर, सताकर, परेशान कर कर। Serving as a classical example of power going to the head। तो इस एग्जाम्पल में भी देखेंगे पावर कहां चली गई? दिमाग में, सत्ता का नशा चढ़ गया। मैंने सिमिलर एग्जाम्पल आपको कहां बताया? बांग्लादेश के केस में। सिमिलर एग्जाम्पल कहां देखा? नेपाल के केस में। तो सत्ता कहीं दिमाग पे चढ़ जाती है। एक तो व्यू ये रहा। दूसरा व्यू क्या है? पावर रिवील्स एंड एम्पलीफाइज। मीनिंग क्या? पावर मिलने के बाद जो आपका इनहेरेंट कैरेक्टर होता है वो बस रिवील हो जाता है और कुछ ज्यादा खुल के आ जाता है, लेकिन कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। अगर आप बुरे इंसान पहले रहे होंगे तो और बुरे बन जाएंगे, कुछ कैरेक्टर में चेंज नहीं होगा। अगर आप अच्छे रहे होंगे तो पावर का यूज आप और अच्छे कामों में करेंगे। द डिस इनहिबिशन थ्योरी क्या कह रही है? पावर फ्रीज एन इंडिविजुअल फ्रॉम सोशल प्रेशर। तो जो पावर ना रहते हुए उसके ऊपर सोशल प्रेशर था, वो अपने कैरेक्टर को दिखा नहीं पा रहा था, वो दिखाने लगेगा क्योंकि उसके पास पावर आ गई है। इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस एंड रिस्क टेकिंग। तो ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। इट डज नॉट चेंज हु यू आर। तो मेन पॉइंट क्या है? ये आपकी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता, आपके कैरेक्टर को चेंज नहीं करता, बस एम्पलीफाई कर देता है। इट गिव्स यू द फ्रीडम टू बी हु यू आर। तो जो सोशल प्रेशर में आप दिखा नहीं पा रहे थे अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अब क्योंकि पावर मिल गई है, सोशल प्रेशर कोई मायने नहीं रखता, अब वो आप खुल के दिखा रहे हैं और ज्यादा दिखा रहे हैं। तो इसमें क्या है? मॉडर्न रिसर्च सजेस्ट दैट पावर इज एथिकली न्यूट्रल एंड एक्ट एज अ डिसइनहिबिटर। तो ये रोकती नहीं है पावर किसी को, बदलती नहीं है पावर को, और ये एथिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे गुड पर्सन अगर होगा तो पावर को और अच्छे तरीके से यूज करेगा, और अगर बैड पर्सन रहा होगा तो पावर को कोई गलत काम में ही यूज करेगा और ज्यादा बुरी तरीके से करेगा। रिविजिटिंग द स्टैनफोर्ड एक्सपेरिमेंट। तो अभी जो मैंने आपको ऊपर बताया कि पावर मिलने के बाद लोगों के दिमाग में पावर चली गई, ये प्रिजन एक्सपेरिमेंट का पार्ट था। तो क्या कंक्लूड कर लिया था? लोगों का कैरेक्टर चेंज हो गया पावर मिलने के बाद। लेकिन इन लोगों की हिस्ट्री को जब चेंज किया गया या चेक किया गया, सॉरी चेंज नहीं चेक किया गया, तो पाया गया सिमिलर पीपल पहले से ही हैं नार्सिसिस्ट, अग्रेसिव एंड फॉलोअर ऑफ मैकियावेलियनिज्म। तो कैसे नहीं है वो? मॉडेस्ट तो थे ही नहीं, इसीलिए तो प्रिजन में थे। तो उनकी हिस्ट्री ही ऐसी थी जो वो पावर का मिसयूज करते ही आपने मान लिया कि उनका कैरेक्टर चेंज हो गया। उनका कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ, आपने उनकी कैरेक्टर की हिस्ट्री नहीं देखी, इसलिए आप गलत तरीके से कंक्लूड कर लिए। तो ये रिविजिट किया सेम एक्सपेरिमेंट। पावर डिड नॉट क्रिएट दीज ट्रेट्स। तो पावर ने कुछ नया नहीं बनाया, इट मेयरली एक्सपोज दीज लेटेंट टेंडेंसीज।
तो ये जो चुपचाप पड़ी हुई जेल में है भाई, नार्सिसिस्ट हैं तब भी कोई मतलब नहीं, अग्रेसिव है तब भी कोई मतलब नहीं, जब पावर मिल गई तो ये खुल के आ गई। और लेटेंट टेंडेंसी कहाँ खुल के आती है? पावर करप्ट्स ओनली दोज हु आर ऑलरेडी लीनिंग टुवर्ड करप्शन। जिनका मन है पहले से ही, जिनकी हिस्ट्री ऑफ करप्शन है, वो थोड़ा खुल के कर लेंगे। कन्वर्सली, फॉर अ कंपेशनेट पर्सन, पावर एम्पलीफाइज देयर एबिलिटी टू डू गुड। तो अगर एक एथिकली साउंड पर्सन के पास जब पावर आती है तो वो उसको फॉर ग्रेटर गुड में यूज करता है। तो इस बात को आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं। जैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप दोनों व्यूज दें और ऐसे कंक्लूडिंग रिमार्क में इसको लिख सकते हैं। कंपैरेटिव एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर इन पावर। देखिए एग्जांपल देना बहुत इंपॉर्टेंट है किसमें? एथिक्स में। तो देखिए बढ़िया सा एग्जांपल है, हाउ पावर इंटरेक्ट्स विद द प्री एग्जिस्टिंग कैरेक्टर ऑफ लीडर। तो इसको ही हमने आंसर एग्जांपल में दिखाया कि जैसा कैरेक्टर वैसा ही पावर के बाद लोग निकल के आ रहे हैं। और कैरेक्टर कैसा? जैसे हिस्ट्री में था, शुरुआत में उसका जैसा कैरेक्टर था, बस वही एम्पलीफाई होता है। जैसे एक बात है रिचर्ड निक्सन की और एक है अब्राहम लिंकन की। ये भाई साहब पहले से ही क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, लॉयर ये भी थे, लॉयर ये भी थे। तो ये पहले से ही क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहते थे। तो जब इनको पावर मिली, जब ये प्रेसिडेंट बन गए, तो फिर करप्ट प्रेसिडेंसी इन्होंने दिखाई। वाटरगेट स्कैंडल आपने सुना होगा, ये यहां पर हुआ। तो ये जो स्कैंडल हुआ ये क्या बता रहा है? ये पहले से ही करप्ट थे, इनकी हिस्ट्री ऑफ करप्शन है। जबकि दूसरी पर्सनालिटी अब्राहम लिंकन, ये भी एक लॉयर, लेकिन इनकी हिस्ट्री में देखने को मिलता है ये करप्ट कैंडिडेट को रोकने में, मींस वो सीनेट में एक मेंबर ना बन जाए, इसलिए इन्होंने विड्रू कर लिया मेंबरशिप से और दूसरे को सपोर्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि ये करप्ट पॉलिटिशियन अंदर ना आ जाए। तो इससे पता लगता है ये एक एथिकल पर्सन थे और ये क्वेश्चनेबल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं थे। मींस इनकी जो हिस्ट्री है वो कुछ अच्छी हिस्ट्री है। तो जब ये प्रेसिडेंट बने तो इन्होंने क्या किया? ही मेंटेन्ड एन ओपन हाउस टू लिसन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल फॉर आवर्स। तो ये बात समझ में आती है, जिसको करप्शन करना है वो करप्शन करेगा और जिसको कुछ ग्रेटर गुड में काम करना है वो ग्रेटर गुड में काम करेगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए। ऐसे ही नेल्सन मंडेला का, इज सेंसिटिव एंड कंपेशनेट इंडिविजुअल। तो शुरुआत से ही कंपेशनेट है, तो पावर मिलने के बाद भी कुछ ऐसा चेंज नहीं हुआ और उसी को उन्होंने और ज्यादा बढ़ाया, एम्पलीफाई किया। द मूवी इनविक्टस as a study of how Nelson Mandela used power to amplify his good nature and unify a nation। तो कुछ एम्पलीफिकेशन वाली बात है, कुछ चेंज की बात नहीं है। तो अब हमने जान लिया कि पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली और नॉट। These concepts can be applied to questions regarding leadership, probity in governance and human values। तो ये कहीं भी आप लगाइए। Use the Lincoln Code to argue that true test of a public official is not how they handle failure बट हाउ दे एक्सरसाइज अथॉरिटी। तो ये जो हमने कोड पढ़ा था ऊपर, इसको आप पब्लिक सर्विस में लगा सकते हैं जब अथॉरिटी की बात आए कि अथॉरिटी को हैंडल कैसे कर रहे हैं। केस स्टडी में अगर कोई अथॉरिटी गलत तरीके से हैंडल कर रहा है तो वहां पर ये कोड कर सकते हैं। क्यों? अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए। और क्या है? डिसइनहिबिटर कंसेप्ट कहां पे अप्लाई कर सकते हैं? व्हेन एनालाइजिंग केस स्टडीज इन्वॉल्विंग करप्शन, you can argue that the officials actions are a reflection of their latent character traits। तो अगर कोई ऑफिशियल करप्ट प्रैक्टिस कर रहा है आपकी केस स्टडी में तो आप इसका सहारा ले सकते हैं और बता सकते हैं उसकी हिस्ट्री रही होगी करप्शन की, रादर देन जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सिस्टम और द ऑफिस। ऐसा नहीं है पूरा सिस्टम ही गलत है या पावर मिलने के बाद पूरा सिस्टम ही ऐसा हो गया, ऐसा नहीं है। आप ये एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। और एथिकल लीडरशिप की क्या बात है? लीडरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट द एक्सरसाइज ऑफ ऑफिस अथॉरिटी बट अबाउट द कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ पावर। तो वो हम कहा देख चुके हैं? नेल्सन मंडेला और अब्राहम लिंकन के केस में। तो अभी हमने एथिक्स के बारे में बहुत कुछ जाना है। एथिक्स से क्या कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एथिक्स का क्या यूज है, क्या होता है ट्रस्ट, क्या होता है ऑनेस्टी, थोड़ा बहुत इंटीग्रिटी पर जाना, थोड़ा सोक्रेटिक मेथड्स के बारे में जाना। मींस एथिक्स का बहुत कुछ जान लिया है। अब जानेंगे कि एथिक्स क्या नहीं है, क्योंकि एथिक्स को आपको अगर समझना है एथिक्स क्या है तो उसका एंटीथेसिस जानना पड़ेगा, एथिक्स क्या नहीं है। तो अब वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, व्हाट एथिक्स इज नॉट। और इसको कंप्लीट करते ही अपना पहला टॉपिक खत्म हो जाएगा, एसेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स इज नॉट सिंपली लॉ। एथिक्स लॉ नहीं है। एथिक्स और लॉ कन्वर्ज कर सकते हैं लेकिन अकेला लॉ और एथिक्स इक्विवेलेंट नहीं है। ऐसे ही एथिक्स इज नॉट रिलीजन।
जो रिलीजन है वो एथिक्स नहीं है, जो एथिक्स है वो रिलीजन नहीं है, ऑल्दो वो कुछ पॉइंट्स पर कन्वर्ज करते हैं। एथिक्स इज नॉट पर्सनल प्रेफरेंस और इमोशन, अकेला पर्सनल प्रेफरेंस भी नहीं है एथिक्स, इसमें पब्लिक की भी बातें होती हैं। एथिक्स इज नॉट सोशल कस्टम और ट्रेडिशंस, अकेला सोशल कस्टम की भी बात नहीं है या ट्रेडिशंस की भी बात नहीं है। एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट बिग इश्यूज, ये कोई बहुत बड़े बड़े मुद्दों की बात नहीं है, इसमें बहुत छोटे मुद्दे भी आ जाते हैं। ये स्मॉल और बिग की भी बात नहीं है, तो ये किसकी बात है वो हम पढ़ेंगे लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे व्हाट एथिक्स इज। लेकिन पहले पढ़ लें एथिक्स क्या नहीं है। एथिक्स इज नॉट सिंपली लॉ, लॉज आर गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो क्या आपको एथिक्स के केस में कोई गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड चीज दिख रही है? हाँ, कोड ऑफ एथिक्स या प्रोफेशनल एथिक्स में ये थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है, लेकिन जहां पर पर्सनल एथिक्स की बात आ जाती है वहां पर ये सब नहीं देखने को मिलता है। गांधी का ग्राम स्वराज आपने देखा। फोकसिंग ऑन व्हाट इज लीगल, तो लॉ में तो जो किताब में है उसी पर फोकस है। एथिक्स फोकसेस ऑन व्हाट इज मोरली राइट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉ, तो लीगल के साथ एथिकल हो सकता है और अनएथिकल भी हो सकता है, ये हम देख चुके हैं। और एथिकल के साथ लीगल भी हो सकता है और इलीगल भी हो सकता है। ये सभी एग्जांपल्स हम जब एथिक्स एंड लॉ के बारे में पढ़ रहे थे तब डिस्कस किया था। जैसे रेशियल सेग्रेगेशन वाज वंस लीगल बट वाज प्रोफाउंडली अनएथिकल, तो लीगल था उस समय टाइम स्केल पे मैंने जैसे आपको बताया था, लेकिन ये आज भी अनएथिकल है और पहले भी अनएथिकल था। तो ये तो समझ में आता है कि जो लीगल है वो हमेशा एथिकल तो नहीं होता। तो एथिक्स इज नॉट सिंपली लॉ या एथिक्स इज नॉट ऑलवेज लॉ। कन्वर्सली विशल ब्लोइंग माइट बी इलीगल, तो विशल ब्लोइंग इंडिया के केस में, जैसे इंडिया में इसका लॉ कब बना? 2014, उससे पहले ये लीगलिटी के केस में डायरेक्ट नहीं आ रहा था, लेकिन एथिकल तो हमेशा रहा इन सम कंटेक्स्ट, बट इज ऑफन एथिकली एक्सेप्टेबल। मीन्स एथिक्स और लॉ का ऐसा कुछ रिलेशन है। तो जो कॉमन है वो बस इतना है और अनकॉमन भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेन डायग्राम में ऐसे समझ में आ जाती है। ऐसे ही एथिक्स इज नॉट रिलीजन व्हेन रिलीजन प्रोवाइड्स मोरल कोड्स बेस्ड ऑन डिवाइन अथॉरिटी एंड फेथ। तो यहाँ पर लीगल अथॉरिटी की बात थी, यहाँ पर डिवाइन अथॉरिटी की बात है, लेकिन अथॉरिटी तो है, जबकि एथिक्स में बाहर से अथॉरिटी का बहुत ज्यादा बात नहीं है, ये तो सेल्फ रेगुलेशन वाली बात है। तो एथिक्स में तो सेल्फ ज्यादा पावरफुल है, ऐसा कोई भगवान और भक्त वाला कोई कनेक्शन तो है ही नहीं, भगवान बहुत पावरफुल है ऐसा एथिक्स में तो बात है ही नहीं। एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेकुलर, और एथिक्स के तो प्रिंसिपल यूनिवर्सल है और सेकुलर है, मीनिंग हिंदू के लिए भी सिमिलर है, मुस्लिम के लिए भी सिमिलर है और क्रिश्चियन के लिए भी सिमिलर है। जैसे बेनोवलेंस सबके लिए है, कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। ट्रुथफुलनेस ये भी कोई फॉलो कर सकता है। इंटीग्रिटी ये भी कोई फॉलो कर सकता है। अनेस्टी ये भी कोई फॉलो कर सकता है। तो ये जो प्रिंसिपल हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ये तो सेकुलर हैं और यूनिवर्सल हैं एंड इंडिपेंडेंट एंड अप्लाई टू एवरीवन इंक्लूडिंग एथीस्ट। तो जैसे भगत सिंह हैं वो शायद एथीस्ट थे, लेकिन एथिकल कोड तो वो भी फॉलो करते थे, मोरलिटी की बात तो वो भी करते थे। तो डिफरेंस कहाँ पे है? रिलीजन इज बेस्ड ऑन फेथ, तो रिलीजन तो डिवाइन अथॉरिटी के ऊपर विश्वास पर है एंड एब्सोल्यूट कोड्स रिलेटेड टू डिवाइन अथॉरिटी। तो जैसे मैंने बताया बियॉन्ड क्वेश्चनिंग, और रिलीजन में भाई साहब क्वेश्चन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। जबकि एथिक्स जहां से जन्मा, कहां से? ग्रीक फिलोसफर से, और वहां पर सोक्रेटिस जैसे लोग बैठे हुए थे जो किस पर फोकस कर रहे थे? अकेला एग्जामिनेशन पे। वो तो ये कह रहे थे जो आए उससे क्वेश्चन पूछ लेना, लेकिन धर्म में क्वेश्चनिंग की तो कोई जगह है ही नहीं, पर्टिकुलरली अब्राहमिक रिलीजन में। एथिक्स इज बेस्ड ऑन रेशनल रीजनिंग एंड क्रिटिकल क्वेश्चनिंग, जैसे मैंने सोक्रेटिस के बारे में आपको बताया। तो ऐसे एथिक्स और रिलीजन डिफरेंट है। एथिक्स इज नॉट पर्सनल प्रेफरेंस और इमोशन, एथिक्स हमेशा पर्सनल प्रेफरेंस की भी बात नहीं है। एथिक्स इज ऑब्जेक्टिव नॉट अ प्योरली सब्जेक्टिव, जैसे एथिक्स थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव भी है। आपके लिए जो एथिक्स है वही आपके पड़ोसी के लिए है, वही पड़ोसी के पड़ोसी के लिए, वही आपके शहर के लिए। तो ये समझ में आता है यहाँ पर पर्सनल डिस्पोजिशन जैसा चीज हमेशा ही नहीं लगती, ये साइकोलॉजी जैसी कोई चीज नहीं है हमेशा। फीलिंग और लाइक डिसलाइक, रादर इट इज जुडिशियस मिक्स ऑफ रेशनैलिटी एंड इमोशंस। तो हाँ, थोड़ा बहुत अगर पर्सनल प्रेफरेंस आ जाए इमोशंस में तो चलता है, लेकिन यहाँ पर ये पर्सनल है और रेशनैलिटी में ये सोशल है। तो ये सोशल भी है और पर्सनल भी है, अकेला ना पर्सनल है ना अकेला सोशल है। एग्जाम्पल,
Not liking broccoli is a personal preference. However, dumping toxic waste and causing environmental harm is unethical regardless of one's personal feelings about it. तो अब देखिए, ब्रोकली खाना या ना खाना, इसमें कोई एथिकल अनएथिकल वाली चीज नहीं है। तो ये हमेशा पर्सनल प्रेफरेंस को इथिक्स में नहीं डाला जा सकता। लेकिन जहां पे कलेक्टिव हार्म की बात है, वहां पर एथिक्स आ जाती है। एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट social customs or traditions. Ethical principles transcend what a society deems acceptable. तो सोसाइटी जो एक्सेप्टेबल मान ले, शायद एथिक्स उसको अनएक्सेप्टेबल कह दे। रिजेक्टेड देम बिकॉज दे कन्फ्लिक्टेड विद एस्टेब्लिश्ड एथिकल प्रिंसिपल्स। इसका एग्जांपल क्या? ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला, सती, प्योरिटी पॉल्यूशन नॉर्म्स, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन नॉर्म्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुएशन, या अनटचेबिलिटी। बहुत सारे एग्जांपल है। अनटचेबिलिटी समाज के बहुत सारे लोग मानते थे, लेकिन एथिक्स में वो कभी भी मानी ही नहीं जाएगी। एथिकल एथिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट बिग इश्यूज। एथिक्स हमेशा बहुत बड़ी बड़ी बातों के लिए नहीं जानी जाती। बड़ी बड़ी बातें भी हैं, लेकिन छोटी छोटी बातें भी हो जाती हैं। इट इज नॉट ओनली लिमिटेड टू मैसिव मोरल डिबेट्स लाइक वॉर, यूथनेशिया और कैपिटल पनिशमेंट। ये जो स्टेट डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशंस, अकेला एथिक्स यहीं तक महदूद नहीं है। ये कुछ और भी है, जैसे एवरीडे एग्जांपल्स। एथिक्स आल्सो इन्वॉल्व डेली डिसीजन। आप तो डे टू डे डिसीजन भी एथिक्स से ले लेते हैं। मींस एक पर्सनल इंडिविजुअल के लिए भी एथिक्स है, सच एज वेदर टू लाई टू सेव अ फ्रेंड। तो एक दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए सही बोलना है या झूठ बोलना है, ये भी एथिक्स से ही आप डिटरमाइन कर पाएंगे। द एथिक्स ऑफ डाउनलोडिंग कॉपीराइट मटेरियल। क्या इतनी मेहनत से बनी मूवी को फ्री में डाउनलोड कर लेना एथिकल है या अनएथिकल? और रिपोर्टिंग ए कलीग फॉर एक्टिंग अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंटरेस्ट। तो ये सब पर्सनल चॉइसेस है। तो क्या पता लगा, एथिक्स पर्सनल भी है, एथिक्स सोशल भी है, एथिक्स थोड़ा बहुत रिलीजन में है भी और नहीं भी है, एथिक्स लॉ के साथ कन्वर्ज भी करता है, नहीं भी है। और क्या है, एथिक्स सोशल कस्टम्स कहीं फॉलो भी करता है और कहीं कहीं चैलेंज भी करता है। तो एथिक्स फिर है क्या? एथिक्स डील करता है 3 कोर क्वेश्चंस के साथ। फिलोसोफर्स डिफाइन एथिक्स थ्रू 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस। एथिक्स बस ये है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। जैसे ये बताता है व्हाट टू बी, व्हाट टू डू, हाउ टू डिसाइड। जैसे हमें कैसा होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, और ये जो बातें हैं इनको कैसे डिसाइड करना चाहिए। या मोरल डायलेमा जब आ जाए, 2 सही बातों में एक सही बात को छोड़ना हो और दूसरे को पकड़ना हो, तो इसको कहते हैं मोरल डायलेमा। तो इस मोरल डायलेमा में किसे छोड़ें और किसे पकड़ें, ये भी एथिक्स से ही पता लगता है। तो एथिक्स बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो व्हाट टू बी मीनिंग क्या है? दिस फोकस ऑन वर्च्यू एंड कैरेक्टर। इट आस्क व्हाट मोरल क्वालिटीज एंड स्ट्रेंथ्स अ ह्यूमन बीइंग शुड डेवलप। तो ये जो आंसर है इसका, या इसकी एनालिसिस हम लोग वर्च्यू एथिक्स में करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। वर्च्यू एथिक्स या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेक्चर तो चौथा पांचवा होगा। व्हाट टू डू मतलब ड्यूटी के बारे में, एक्शन के बारे में। तो इसको कहाँ पढ़ते हैं? डिओन्टोलॉजी में पढ़ते हैं। इट एक्सप्लोर्स व्हाट मेक्स एन एक्शन राइट और रॉन्ग। तो ये राइट और रॉन्ग की कहानी है, एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट्स एंड ड्यूटीज टुवर्ड सोसाइटी। हाउ टू डिसाइड, दिस फोकस ऑन मोरल डायलेमास। जब आप ये पता कर लेते हैं तो फिर मोरल डायलेमा सॉल्व करने लगते हैं। इट स्टडीज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एथिकल डिसीजंस। तो क्या राइट क्या रॉन्ग, ये पता करना। और राइट में भी अगर कोई राइट R1 है और कोई राइट R2 है, तो इसमें इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं, या दोनों का कुछ बैलेंस निकाल लें उसके साथ जाएं। तो ये सब बातें मोरल डायलेमा में आती हैं। व्हेन फेस्ड विद चैलेंजिंग चॉइसेस, जो हमने मोरल डायलेमा की बात बताई। तो ये जो एंड हुआ एसेंस ऑफ एथिक्स टॉपिक का। तो एसेंस ऑफ एथिक्स हम लोग सिलेबस में कहाँ देखते हैं? चलिए देखते हैं कहाँ है सिलेबस में। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस स्टार्ट किया था, इसमें पहला टॉपिक है एसेंस ऑफ एथिक्स, ये खत्म कर लिया है। और नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो एसेंस ऑफ एथिक्स में हमने क्या क्या पढ़ा जानते हैं एक बार, और आज के लेक्चर को कंक्लूड करते हैं। हमने मीनिंग ऑफ एथिक्स जाना, हमने रिलेशनशिप विद लॉ, रिलीजन एंड साइंस जाना, और फिर बाद में जान लिया व्हाट एथिक्स इज नॉट। तो एथिक्स क्या है और क्या नहीं है, ये दोनों चीजें जान ली, और इसका रिलेशनशिप क्या है और क्या नहीं है इन सब के साथ। एथिकल लिटरेसी के बारे में जाना, एथिकल रिस्पॉन्स के बारे में जाना,
एथिकल कॉम्पिटेंसीज के बारे में जाना, एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जाना, एथिकल राइट्स के बारे में जाना। क्या? राइट टू प्राइवेसी और राइट टू फ्रीडम, ये दो राइट्स देखे। व्हाट एथिक्स इज नॉट, व्हाट एथिक्स इज, ये अभी जाना और चैप्टर को कंक्लूड कर दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स में आपके अगर कोई डाउट हो तो अभी आप पूछ लें। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स में आपके कुछ डाउट हो सकते हैं, जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं व्हाट इज वर्च्यू एथिक्स, समझ में नहीं आती सर। व्हाट इज डिओन्टोलॉजी, समझ में नहीं आती। व्हाट इज केयर एथिक्स, समझ में नहीं आती। तो अगर ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये डाउट हैं, तो अभी मत पूछिएगा, इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा, तब आपके ये क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले अगर इसमें कुछ भी डाउट है पीवाईक्यू से रिलेटेड, केस स्टडी से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में या गूगल फॉर्म में पूछ सकते हैं। बात रही नोट्स की, कुछ स्टूडेंट नोट्स के लिए इंक्वायर कर रहे हैं, तो आप गूगल फॉर्म में वहां पर लिख दीजिए आपको नोट्स की नीड है, तो मैं फिर अवेल कराऊंगा आपको किसी भी मीन्स से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।